नमस्कार। आज हम एमएससी फाइनल का इंटीग्रल इक्वेशन का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जो न केवल एमएससी फाइनल बल्कि नेट गेट के लिए भी यूज़फुल है। तो आज इंटीग्रल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या वैल्यूज़ उनके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म को क्या लिखेंगे? अल्फा एक्स वाई ऑफ एक्स इक्वल में एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ओम के एक्स टी जे वाई ऑफ टी डी। ये किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। यहां पर ये जो आई वाई ऑफ एक्स एंड जे वाई ऑफ टी, ये तो होते हैं अननोन्स। एंड जे वाई ऑफ टी ये तो होते हैं अननोन। एंड बाकी की जो वैल्यूज है अल्फा एक्स, एफ ऑफ एक्स, लैम्डा, के एक्स टी, ये क्या होते हैं? नॉन होते हैं। इनकी जो वैल्यू है वो अपन जानते हैं, इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे, वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर ये जो लैम्डा है, लैम्डा एक तो नॉट इक्वल 0 होगा और रियल या कॉम्प्लेक्स होगा। ये जो लैम्डा है ये या एक तो फर्स्ट कंडीशन की नॉट इक्वल 0 होगा, 0 हो गया तो इक्वेशन नहीं बनेगी। ये एफ ऑफ एक्स इक्वल आ गया तो कोई इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल 0 होना चाहिए और रियल और कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है। उसके बाद में बात करते हैं ओम है, ओम भी लिख दो यहाँ पे। उसके बाद में बात करते हैं के एक्स टी। के एक्स टी बोलते हैं कर्नल ऑफ एफ ऑफ एक्स। कि जो के एक्स टी है ये इस एफ ऑफ एक्स का क्या कहलाता है? कर्नेल कहलाता है। क्या कहलाएगा? कर्नेल। और ये जो ओम है कहाँ? ये इंटीग्रेशन के नीचे। इंटीग्रेशन के नीचे का मतलब ये इसकी लिमिट को डिफाइन कर रहा है। तो ओम क्या है? लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की जो लिमिट है उस लिमिट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ओम। तो किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पर आई वाई ऑफ एक्स और जे वाई ऑफ टी तो अननोन होंगे, बाकी के सारे नॉन होंगे।
ओम लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा, लैम्डा नॉट इक्वल जीरो होता है, रियल और कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है, के एक्स टी कर्नेल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये इंटीग्रल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म था उसके अंदर अपन ने जो भी वैल्यूज अपन यूज करें उनके बारे में बता दिया। अब ये इंटीग्रल इक्वेशन में अल्फा एक्स क्या इफेक्ट डालेगा, एफ ऑफ एक्स क्या इफेक्ट डालेगा, ओम क्या इफेक्ट डालता है, कर्नेल को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कशन करते हैं। तो एक एक का डिस्कशन करते हैं, इसके बाद में क्या क्या इसके ऊपर इफेक्ट होगा किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन के। पहले तो अपन बात कर देते हैं कि कोई इंटीग्रल इक्वेशन लीनियर और नॉन लीनियर कब होगी। तो इंटीग्रल इक्वेशन इज लीनियर इफ, ये लीनियर कब होगी, जब L C1 F1 या y का है तो C1 y1 ऑफ t प्लस C2 y2 ऑफ t, इसका मान इक्वल में आ जाए L C1 y1 ऑफ t प्लस L C2 y2 ऑफ t। कहने का मतलब अपन जो भी ऑपरेट कर रहे हैं वो y1 और y2 दो मान ले और कांस्टेंट c1 c2 अपनी खुद की मर्जी से ले, उन पर वो ऑपरेट करवा दे और उसका मान अलग अलग पर ऑपरेट करवाए, दोनों का मान यदि इक्वल आ जाता है तब तो वो लीनियर होता है, और यदि इक्वल नहीं आता है तो वो नॉन लीनियर होगा। तो इंटीग्रल इक्वेशन इज non-linear if L C1 Y1 T plus C2 Y2 T is not equals to L C1 Y1 of T plus L C2 Y2 of T। तो यदि इस प्रकार से अपन किसी को ऑपरेट नहीं कर सकते तो वो तो नॉन लीनियर होगा, और यदि ऑपरेट कर सकते हैं तो वो लीनियर होता है। बाकी एग्जांपल्स में अपन और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि लीनियर और नॉन लीनियर। तो ये तो लीनियर और नॉन लीनियर की कंडीशन है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट होगा, तो एक एक चीज को अपन लेकर के चल रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं f of x। तो इंटीग्रल इक्वेशन बेस्ड ऑन f of x कि अभी ये जो f of x है, इस f of x के ऊपर इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की बन सकती है। तो यदि इसके अपन दो केस लेकर चल रहे हैं, इफ f of x इक्वल्स टू 0, और सेकंड ले लिया अपन ने इफ f of x नॉट इक्वल्स टू 0। यदि f of x 0 के इक्वल है तब तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये कैसी बन जाएगी, होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। और यदि नॉट इक्वल 0 है तो क्या बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो f ऑफ x का इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस f ऑफ x का। यदि f ऑफ x का मान 0 है तो इक्वेशन बन जाएगी होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। यदि नॉट इक्वल 0 है तो नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन होगी। ठीक है, f ऑफ x के दो ही केस है, या तो 0 होगा या फिर वो नॉट इक्वल 0 होगा। 0 है तो होमोजीनियस, नॉट इक्वल 0 है तो नॉन होमोजीनियस। अब बात करते हैं अपन इसकी लिमिट्स।
कि लिमिट्स के ऊपर क्या क्या होंगे, तो इंटीग्रल इक्वेशन बेस्ड ऑन लिमिट्स, कि ये जो लिमिट्स है ये लिमिट्स क्या इफेक्ट डालेगी। कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है उसकी लिमिट्स अपन कैसे ले, एक तो कांस्टेंट लिमिट ले लें कि a टू b है, कांस्टेंट लिमिट आ गई। दूसरी ले कि फर्स्ट तो ले लिया अपन ने कांस्टेंट, दूसरा वेरिएबल ले लिया। थर्ड ले माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो 3 टाइप्स के अपन लिमिट्स ले रहे हैं, दोनों में कांस्टेंट ले लिया, एक में कांस्टेंट दूसरे में वेरिएबल ले रहे हैं। t एक के रेस्पेक्ट में करें तो एक वेरिएबल अपन बात करें। थर्ड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो इन 3 टाइप्स की लिमिट्स ही इसको डिफाइन करती है। तो फर्स्ट इसकी बात करें, व्हेन अपर एंड lower limits are constant, then integral equation is Friedel इंटीग्रल इक्वेशन। यदि कि इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स है वो अपन क्या ले लें, कांस्टेंट ले लें, तो कांस्टेंट लेने पर ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है ये कैसी बन जाएगी, फ्रीडोल्फ इंटीग्रल इक्वेशन। कैसी बनेगी, फ्रीडोल्फ इंटीग्रल इक्वेशन। यदि ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंड, व्हेन इसकी लोअर लिमिट तो कांस्टेंट ले ली, लोअर लिमिट इज कांस्टेंट बट अपर लिमिट इज वेरिएबल, then integral equation is called फ्रीडम। के अंदर तो दोनों कांस्टेंट है, और जब एक नीचे वाली कांस्टेंट ऊपर वाली वेरिएबल, तब ये बन जाएगी वोल्टेरा। क्या बन जाएगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, तो तब क्या बन जाएगी ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एंड थर्ड जो अपन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, तो ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे, ये लिमिट, ताकि अपने को पता चले। इसके अंदर ब्रैकेट में लिख देंगे a टू x, ये कांस्टेंट और ये है वेरिएबल। वेरिएबल इसके अंदर दोनों ही कांस्टेंट है। एंड लास्ट जो थर्ड है इस लिमिट्स के ऊपर, वो बन जाएगा अपने पास में, तो थर्ड यहां लिख देते हैं। थर्ड, व्हेन लोअर एंड अपर लिमिट्स आर infinite, then integral equation is called singular इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो जो लिमिट्स है, लिमिट्स क्या इफेक्ट डालती है, लिमिट्स अपन 3 टाइप की ले रहे हैं। एक तो अप लोअर और अपर दोनों कांस्टेंट ले रहे हैं, तब तो कौन सी फ्रीडोल्फ। जब नीचे वाली तो कांस्टेंट ऊपर वाली वेरिएबल ले रहे हैं, तब कैसी वोल्टेरा। और थर्ड
जब नीचे भी इन्फिनिटी ऊपर भी इन्फिनिटी, तब कैसे ले रहे हैं अपन, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। इसमें ब्रैकेट में क्या बना देंगे, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो इस टाइप की यदि यहाँ पर लिमिट आपको दिख रही है तो कौन सी बनेगी, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। इस टाइप की यदि लिमिट है ए टू बी या 2 से 3, 4 से 5, 9 to 10 कांस्टेंट, तब कैसी बन जाएगी, फ्रीडोल्फ। यहाँ पे a है ऊपर x है, यहाँ 9 है ऊपर x है, यहाँ 12 है ऊपर x है, तब कैसी बन जाएगी, वोल्टेरा। ओके, ये इक्वेशन है। f ऑफ x है, यदि f ऑफ x दिख रहा है तब तो कैसी बन जाएगी, नॉन होमोजीनियस। यदि f ऑफ x नहीं है, इसका मतलब 0, तब कैसी बन जाएगी, होमोजीनियस। लिमिट के ऊपर डिस्कशन कर ही लिया, f ऑफ x के ऊपर डिस्कशन कर ही लिया। अब बात करते हैं अपन किसकी, अल्फा x कि अल्फा x क्या इफेक्ट डालेगा किसी इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर। इंटीग्रल इक्वेशन बेस्ड ऑन अल्फा x। अब अल्फा x किसी इंटीग्रल इक्वेशन के ऊपर क्या इफेक्ट डाल सकता है, तो यदि अल्फा x इसके ऊपर 3 टाइप से इफेक्ट डालेगा। इफ अल्फा x इक्वल्स टू 0, इफ अल्फा x नॉट इक्वल 0, इफ अल्फा x नॉट इक्वल 0, दोनों सेम आगे लेकिन चेंज करेंगे, बट कांस्टेंट। एंड नॉट कांस्टेंट। 0 पे कोई नहीं, 0 तो 0 कांस्टेंट खुद ही दिख रहा है अपने को। यदि अल्फा x का मान 0 है तब बनेगी फर्स्ट काइंड, क्या बनेगी, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। क्या बन जाएगी, फर्स्ट काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। यदि नॉट इक्वल 0 है लेकिन कांस्टेंट है तब बनेगी सेकंड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, यदि नॉट इक्वल 0 है और नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल में आ रहा है तब बनेगी थर्ड काइंड इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो ये अपन ने बात कर ली किसके ऊपर, अल्फा x के ऊपर, कि अल्फा x क्या क्या इफेक्ट डालेगा, f ऑफ x क्या क्या इफेक्ट डालेगा, और लिमिट्स क्या क्या इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगी, और कब ये लीनियर होगा और कब क्या होगा ये नॉन लीनियर। ओके, एक बार इस पूरे का अपन एक चार्ट बना लेते हैं, वो फिक्स रहेगा अपने कि हाँ इंटीग्रल इक्वेशन है, ये इसके टाइप्स हैं। तो पूरा एक पेज पे आ जाएगा अपने पास में इंटीग्रल इक्वेशन। तो ये बना दिया अपन ने इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, इंटीग्रल इक्वेशन 2 टाइप की, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर बस नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन आ रहा है, उसके आगे डिस्कशन करेंगे, ये यहीं पर स्टॉप है। बाकी के जो सारे मेथड अपन पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन के लिए। तो अब इसके ऊपर कितने इफेक्ट थे, एक तो इफेक्ट अपन ने पढ़ा था f ऑफ x के ऊपर, ऑन f ऑफ x। क्या थे, 2 थे, कौन कौन से,
एफ ऑफ एक्स इक्वल में 0 लिया था तब तो क्या था, होमोजीनियस। होमोजीनियस। दूसरा लिया था एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0 तब थी नॉन होमोजीनियस। उसके बाद में एफ ऑफ एक्स के बाद में अपन ने किसके ऊपर डिस्कशन किया था, अल्फा एक्स के बाद में अपन ने किया था, एक तो एफ ऑफ एक्स इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, एक अल्फा इसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, एक इसकी लिमिट इसके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। तो लिमिट के ऊपर बात कर ले, ऑन लिमिट या ओ, इसके ऊपर अपन ने इसको 3 टाइप्स में डिफाइन किया था। फर्स्ट, इस टाइप की लिमिट्स थी तब तो कैसा था, फ्रीडोल्फ इंटीग्रल इक्वेशन। जब ये लिमिट्स इस टाइप की थी तब थी अपने पास में वोल्टेरा। कौन सी थी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। और जब ये लिमिट्स अपनी इस टाइप की थी तब थी ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। उसके बाद में अपन ने लिमिट्स के ऊपर लिया था, एफ ऑफ एक्स के ऊपर लिया था, और उसके बाद में अपन ने अल्फा के ऊपर लिया था। किसके ऊपर लिया था, अल्फा के ऊपर। तो अल्फा के ऊपर जो जो इफेक्ट थे वो लिख देंगे। तो ऑन अल्फा एक्स, अब इसके भी 3 केस बने थे, अल्फा एक्स इक्वल में 0, अल्फा एक्स इक्वल में 0 बट कांस्टेंट, और इसका जो थर्ड बना था अल्फा एक्स नॉट इक्वल 0, अल्फा एक्स नॉट इक्वल 0 एंड नॉट कांस्टेंट। जब अल्फा एक्स 0 था तब तो बनी थी ये फर्स्ट काइंड। जब अल्फा एक्स नॉट इक्वल था लेकिन कांस्टेंट था तब बनी थी ये सेकंड काइंड। और जब अल्फा एक्स नॉट इक्वल 0 था और नॉट कांस्टेंट था एंड नॉट कांस्टेंट तब बनी थी ये थर्ड काइंड। तो ये अपन ने जो इंटीग्रल इक्वेशन थी उन सभी इक्वेशन को अपन ने एक जगह लिख दिया। लीनियर नॉन लीनियर की कंडीशंस पता है, ऑपरेटर करते हैं अलग अलग पे करते हैं तो अलग अलग के इक्वल आ जाता है, बाकी अपने पास में है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कैसे करेंगे उनके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एक चार्ट है, चार्ट को आप बनाओ। So that the function g of x equal में x e की पावर x is a solution of the Volterra integral equation, कि g of x बराबर ये इस वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। कौन सी का, g of x इक्वल में sin x प्लस 2 0 to x cos x माइनस t g of t dt। सबसे पहले अपन बात करें जो अपन ने टाइप्स पढ़े हैं उन टाइप्स के अकॉर्डिंग अपन क्या क्या इसमें देख सकते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स का मान साइन एक्स है, नॉट इक्वल 0, इसका मतलब कैसा है, ये नॉन होमोजीनियस। अल्फा एक्स का मान क्या है, 0 नहीं है, कुछ ना मान आ रहा है जी ऑफ एक्स, इसका मतलब कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब ये कौन सी काइंड की हो गई, सेकंड काइंड। फिर बात करते हैं लिमिट, नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, तो कैसी होगी, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो सेकंड काइंड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है और कैसी है, नॉन होमोजीनियस। ओके, तो ये अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा, अपन ने तो वैसे ही देख लिया कि कैसी इक्वेशन है। क्वेश्चन कह रहा है
ये इंटीग्रल इक्वेशन है, इसका ये सॉल्यूशन होगा, इसको आप वेरीफाई करो। तो क्या वेरीफाई कर दे अपन, इसका मान x e की पावर x g ऑफ x का ये मान इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या कर देंगे अपन, इसका ये मान इसके ऊपर अपन वेरीफाई करेंगे। तो अपने पास में है sin x +2 और ये, तो इसको अपन लेकर के चल रहे हैं, किसको, इस। तो नाउ लेट 0 to x, इस 2 को भी यहीं छोड़ रहे हैं, sin x को भी यहीं छोड़ रहे हैं, बाकी सब केवल इंटीग्रेशन ले रहे हैं। cos x माइनस टी g ऑफ t dt। ओके, केवल अपन ने ये उठाया और इसको अपन सोल्व करें। cos a माइनस b का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ये बनेगा 0 to x cos x cos t प्लस sin x sin t g ऑफ t dt। ओके, अब देखो ये किसका फंक्शन है, x तो लिमिट है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है, t के रेस्पेक्ट में। x कांस्टेंट रहेगा, बाहर कर देंगे, अंदर केवल t रखेंगे, और साथ में यहाँ पर इसका मान भी रख रहे हैं। g ऑफ x का मान क्या है, x e की पावर x, तो g ऑफ t का मान क्या होगा, x की जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे, तो g ऑफ t का मान क्या हो जाएगा, t e की पावर t। तो इसको सोल्व कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा अपने पास में, इसका मान बनेगा cos x कांस्टेंट की तरह रहेगा, बाहर करेंगे तो cos x इंटीग्रेशन 0 to x cos t g ऑफ t का मान t e की पावर t और ये dt प्लस इसको लेंगे तो sin x बाहर 0 to x sin t g ऑफ t का वही मान t e की पावर t और ये d। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो अपन अप्लाई कर देंगे। cos x एज इट इज 0 to x, इस t को तो कर रहे हैं अपन बाहर, और ये e की पावर t को ले रहे हैं cos t के साथ में, e की पावर t cos t और ये t ऐसे इसके अंदर कर रहे हैं। sin x 0 to x, इस t को बाहर, अंदर ले रहे हैं अपन e की पावर t sin t और ये t। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो लिख देते हैं। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो बनेगा अपने पास में इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a cos bx प्लस b sin bx, और दूसरा e की पावर ax sin bx इसका फॉर्मूला बनता है e की पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट है, इसलिए इनके मान अपन जानते हैं, इसलिए अपन ने इनको इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया। इसको अपन फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आएगी cos x 0
जीरो टू एक्स चलता रहेगा, क्या होता है फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट एज इट इज तो टी, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन कर दो आप, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो e की पावर t अपॉन में इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1 तो 2, फिर क्या कह रहा है a cos bx करो, तो cos t, फिर प्लस लगा दो sin, ये बन गया इसका फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाओ इंटीग्रेशन का साइन, तो इंटीग्रेशन 0 to x, ये अपना कंप्लीट हो गया, इसकी लिमिट लगा दो, जीरो टू एक्स, और ये बाहर ये बटा ब्रेक, माइनस इंटीग्रेशन 0 to x क्या कहता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन यही आएगा e की पावर t बाई 2 cos t प्लस साइन t, और ये dt, ठीक है। इसका अपन ने इंटीग्रेशन कर दिया, ये cos x पूरे से बाहर है, तो ये cos x को पूरे से बाहर कर दिया, ऐसे इसका करेंगे, तो प्लस साइन x, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज तो t एज इट इज, इसका फॉर्मूला e की पावर t अपॉन में 2, ये बन जाएगा अपने पास में साइन t, तो a साइन bx, तो ये बनेगा साइन t माइनस कोस t, इसका हो गया तो इसके ऊपर लिमिट लगा दो, लिमिट क्या है 0 to x, माइनस इंटीग्रेशन का साइन 0 to x, इसका 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा e की पावर t बाई 2 साइन t, इसका बन जाएगा साइन t माइनस कोस t, और ये dt, और ये साइन x पूरे से बाहर, तो इसको कर दिया पूरे से बाहर। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, t की जगह x रखेंगे, t की जगह 0 रखेंगे इसको, बाकी ये दोनों अलग अलग कर लेंगे। तो ये बन रहा है अपने पास में इक्वल में cos x, तो बाहर x रखेंगे तो ये बना x e की पावर x cos x प्लस sin x, तो x e की पावर x बाई 2 cos x प्लस sin x, जैसे 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, तो पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। अब इसको भी पहले सोल्व करके लिख लेते हैं, तो प्लस साइन x, x रखेंगे तो x e की पावर x e की पावर x बाई 2 ब्रैकेट, ये बन गया साइन x, यहां से माइनस का कोस x। अब इसको अपन अलग अलग करेंगे तो इसके 4 टर्म्स अलग हो जाएंगी, यहाँ पर t की जगह x रखेंगे तो x e की पावर x बाई 2 x e की पावर x बाई 2 cos x प्लस साइन x, जैसे 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, पूरे को 0 बना देगा, माइनस 1 बाई 2 0 to x e की पावर t cos t प्लस साइन t, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं, माइनस का 1 बाई 2 0 to x e की पावर t cos t dt माइनस 1 बाई 2 0 to x e की पावर t साइन t dt, ऐसे इसका मान प्लस साइन x, ये रखेंगे तो वही 0 पे तो 0 बन गया, x के ऊपर पूरा मान आ जाएगा, तो x e की पावर x बाई 2 साइन x
माइनस कोस एक्स माइनस 1/2 0 टू एक्स ई की पावर टी साइन टी डी टी माइनस माइनस प्लस 1/2 0 टू एक्स ई की पावर टी कोस टी डी टी। ये अपने पास में इसकी वैल्यू निकालने पर मान आ गया। इसको आगे सोल्व कर लेंगे। कोस एक्स ये जीटीज रहेगा अपने पास में। एक काम करो, इन दोनों को सोल्व कर ले, इंटीग्रेशन साइड में रहेगा अपने। कोस एक्स साइन एक्स, देखो एक्स ई की पावर एक्स बाई टू, एक्स ई की पावर एक्स बाई टू दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। तो एक्स ई की पावर एक्स बाई टू कोस एक्स से मल्टीपल कोस स्क्वायर एक्स साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1, कोस एक्स साइन एक्स प्लस का साइन एक्स कोस एक्स माइनस का 0। तो ये पूरा का पूरा 1 से मल्टीपल में आएगा, तो उसको अपन छोड़ देंगे। अब इसके ऊपर चले तो अब अपने पास में वैल्यू आ गई कोस एक्स। अब इस पूरे से मल्टीपल है तो इसमें भी -1/2, इसमें भी -1/2 कॉमन ले लो, तो माइनस का कोस एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया। यहां से तो बच गया, इसका इंटीग्रेशन भी कर दो। ई की पावर टी कोस टी है, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, क्या बन जाएगा इसका, ई की पावर टी बाई 2 कोस टी प्लस साइन टी, लिमिट 0 टू एक्स। ये बाहर ले लिया माइनस तो प्लस, ई की पावर टी साइन टी का मान ई की पावर टी बाई 2 साइन टी माइनस कोस टी, लिमिट 0 टू एक्स। इसका करें तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, साइन एक्स। ये माइनस का ये प्लस का, तो एक काम करो साइन एक्स बाई 2 लिख दो प्लस साइन एक्स, या माइनस कॉमन ले, माइनस साइन एक्स बाई 2 कॉमन ले लिया। क्या बच गया अपने पास में, 0 टू एक्स ई की पावर टी साइन टी, इसका बन जाएगा अपने पास में ई की पावर टी बाई 2 साइन टी माइनस कोस टी, लिमिट 0 टू एक्स। इसका बनेगा, माइनस ले रहे हैं बाहर तो ये माइनस हो जाएगा, ई की पावर टी बाई 2 कोस का बनेगा कोस टी प्लस साइन टी, लिमिट 0 टू एक्स। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लें। ये बन गया एक्स ई की पावर एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 बाहर है, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स बाई 2, ई की पावर एक्स बाई 2 दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा, यहां से तो कोस एक्स, यहां से प्लस का साइन एक्स, यहां से प्लस का साइन एक्स, यहां से माइनस का कोस एक्स। अब 0 वाली लिमिट लगा लेते हैं। तो जैसे 0 वाली लिमिट लगाएंगे तो 0 वाली पे इसका मान 1 पूरे पे आ रहा है, तो ये बन गया अपने पास में माइनस लगा के। जैसे 0 लगाएंगे तो ये बनेगा 1/2, ऐसे ये भी 1/2, तो माइनस 1/2। क्या बच गया, 0 पे कोस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, तो माइनस के साथ में क्या आ जाएगा, माइनस का 1, -1/2 पहले ले लिया तो इसका मान आ गया 1। नीचे वाले लेंगे माइनस में आएगा, यहाँ पर पहले से -1/2 कॉमन ले लिया दोनों में, तो जो मान आ रहा है वही लिखना है। 0 पे कोस 0 का मान 1, ऐसे ही 0 के ऊपर साइन 0 का 0, कोस 0 का मान 1, लेकिन साइन किसका है, माइनस का, तो क्या आ जाएगा अपने पास में माइनस का 1।
ऐसे ही इसकी वैल्यू निकालें तो माइनस का साइन x बाई टू, वही e की पावर x बाई टू, e की पावर x बाई टू कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया साइन x माइनस कोस x, या माइनस है तो माइनस का कोस x, ये माइनस साइन x। अब वही जीरो लगा रहे हैं तो ये माइनस का 1/2 बाहर ले लिया, साइन जीरो का मान 0, कोस जीरो का मान 1, माइनस है तो माइनस का 1। यहां पर आए माइनस से जीरो रखेंगे तो ये माइनस बनेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस कॉमन ले लिया अपन ने तो ये माइनस का बाहर रहेगा। अब जीरो लगाएंगे तो ये 1, ये क्या है माइनस का, तो ये बन जाएगा अपने पास में माइनस का 1। तो अपने पास में क्या वैल्यू आ गई, इसको और थोड़ा सा सोल्व करें तो अपने पास में इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू निकल के आ रही है x e की पावर x बाई टू माइनस कोस x बाई टू, क्या बच गया अंदर e की पावर x बाई टू, कोस x से कोस x कैंसिल तो e की पावर x बाई टू साइन x और साइन x 2 साइन x, माइनस ये जीरो बन गया, माइनस साइन x बाई टू, यहाँ e की पावर x बाई टू, साइन x से साइन x कैंसिल, कोस x माइनस का 2 कोस x, ये माइनस के 2 इसको कैंसिल कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बचेगा अपना प्लस 1 इक्वल में x e की पावर x बाई टू, ये बनेगा माइनस 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का e की पावर x साइन x कोस x अपॉन में ये 2, ऐसे इसके साथ में माइनस माइनस प्लस, 1 2 से 1 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 बचेगा तो e की पावर x साइन x कोस x बाई टू, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का साइन x बाई टू, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, फाइनली मान क्या आ गया x e की पावर x बाई टू माइनस का साइन x बाई टू, किसका मान आ गया ये, इस इंटीग्रेशन का मान निकालना किसका है, इस पूरे का मान क्या है g ऑफ x, तो इस पूरे का मान क्या आना चाहिए x e की पावर x आना चाहिए। यदि अपन x e की पावर x लेकर के आ जाते हैं तो ये इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इंप्लाइज करके इस पूरे का मान निकालो, साइन x प्लस 2, ये इसकी राइट हैंड साइड है, साइन x प्लस 2 0 टू x कोस x माइनस टी जी ऑफ टी डी टी इक्वल में साइन x प्लस का ये 2 और इस पूरे का मान अपन ने निकाल रखा है, क्या है x e की पावर x बाई टू माइनस का साइन x बाई टू, सॉल्व करो तो ये बन गया अपने पास में साइन x साइन x, ये 2 से 2 कैंसिल, x e की पावर x और ये 2 से 2 कैंसिल होके माइनस साइन x, फाइनली मान क्या आ गया इसका x e की पावर x इक्वल में g ऑफ x। ये प्रूफ हो गया अपने पास में कि g ऑफ x का x e की पावर x क्या आ गया, इसका एक सॉल्यूशन आ गया। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो g ऑफ x में या f ऑफ x में कुछ कंडीशन दी हुई अपने को और कह रहा है कि इसका एक सॉल्यूशन है, तो क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड के अंदर जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको लेकर के चलेंगे
और यहाँ पे g ऑफ x है तो यहाँ g ऑफ t होगा, f ऑफ x है तो यहाँ f ऑफ t होगा। क्या करना है, इसके अंदर x की जगह t रखना है और जो नॉर्मल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जानते हैं उन फॉर्मूलों से इनको सॉल्व करना है। लास्ट के अंदर इंटीग्रेशन का मान इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में रख देंगे तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, जो उसका सॉल्यूशन है। यदि ये मान आ गया तो अपन वेरीफाई कर देंगे कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, यदि नहीं आता है तो इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है।